आज के मुख्य समाचार। पंचायती चौकीदारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों से की वीडियो कॉल पर बातचीत। तोश गांव में बड़ा हादसा टला। मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। रिज मैदान में आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन। आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल। एम्स बिलासपुर में कैंसर इलाज को मिलेगी नई तकनीक। कांग्रेस में मित्रों की सरकार चल रही। अब समाचार विस्तार से। पंचायती चौकीदारों ने शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद चौकीदार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से भी अलग से मुलाकात की। चौकीदारों ने बताया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया और समाधान को लेकर स्पष्टता के लिए यह चर्चा की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र और सकारात्मक निर्णय लेकर चौकीदारों के हित में ठोस कदम उठाएगी। आज हम नरेश चौहान जी से मिले, जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार है। उन्होंने आज पूरा विश्वास हमें बताया कि जो 25 रुपये का जो मसला है, इसे हम जल्द से जल्द जो आपको इसकी नोटिफिकेशन 2 दिन के अंदर इसको कर देंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद हम स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले। उनको हमने अपना मांग पत्र भी दिया। उनको हमने विस्तार पूर्वक से बात हमने रखी, तो उन्होंने पूरा विश्वास बताया कि इस बात को मैं कैबिनेट में रखूंगा और कैबिनेट में इस बात को उठाऊंगा कि 425 की जो नोटिफिकेशन है ये क्यों नहीं हो रही है। जब पूरे प्रदेश में सभी की हो चुकी है तो इनको क्यों छोड़ा गया है, ये उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया। हम इसलिए रुके थे कि हमने पंचायती राज विभाग से भी मिलना था। मुख्यमंत्री जी ने तो बोल दिया कि 10 बार आपको बोल चुके हैं कर उनको, तो कि इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द करिएगा। तो हम इसलिए रुके थे कि ताकि हम और मंत्री जी से भी मिले और विभाग से भी मिलना था। तो हम विभाग के पास भी गए थे, तो उन्होंने हमें जो 1 घंटा हमारे उस फाइल का डिस्पैच के लिए नंबर के लिए टाइम लगाया। तो जब हम डिस्पैच नंबर लेके जो है फाइनेंस में गए, तो फाइनेंस ने बोला हमारे पास फाइल नहीं आई हुई है, तो आप जो है सचिव से पंचायती राज विभाग सचिव से मिले। तो हम पंचायती राज सचिव से मिले, तो पंचायती राज सचिव ने हमें ये कहा कि वो तो छुट्टी पे थे, उनको जो एडिशनल चार्ज दिया गया है, उन्होंने कहा कि मुझे अभी मैंने चार्ज लिया है, तो मुझे 4 दिन का टाइम दो, तो मैं इस मसले को देखता हूँ, ये उन्होंने कहा। अब कैबिनेट में हमें विश्वास पूर्ण दिया, अगर हमारे कैबिनेट में ये बात नहीं उठती है तो हम दोबारा मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। तो और 28 तारीख को हमारी जो है जिला मंडी में एक विशेष बैठक रखी जा रही है, जिसमें हमने सभी जिले के प्रधानों को वहां एकत्रित होने के लिए कहा है और स्टेट कार्यकारिणी के एक मेंबर भी उस बैठक में आएंगे। उसमें हम पूरा निर्णय लेंगे कि क्या हमारा अगली रणनीति क्या होगी, उसके बाद जो आगे की रणनीति बन जाएगी। जो हमने अभी नरेश शर्मा से मिले, जो सलाहकार मीडिया है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जो नोटिफिकेशन 425 वाली है वो जो 6 दिन के अंदर निकलवा दी है। उसके बाद हम धन्यवाद चैनल से मिले से जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये आपका अधिकार है। जो 25 रुपये बुरा है माननीय मुख्यमंत्री ने, ये आपका अधिकार है, क्योंकि इसका मामला जो है मंत्रिमंडल में आपका उठा जाएगा। हम आभारी हैं, धन्यवाद चंद्र जी का आभार करते हैं कि हम पूरा विश्वास है कि वो हमारा मुद्दा जो है गरीब चौकीदारों का जो है मंत्रिमंडल में उठाएंगे। थैंक यू मैम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला चंबा की भजोतरा पंचायत के बटवाड़ गांव के बेसहारा बच्चों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों का हालचाल जाना और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने निशा से बात करते हुए कहा कि चारों बच्चों की शिक्षा सीसीआई केंद्र के माध्यम से जारी रखी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों की पढ़ाई, रहन सहन और भविष्य निर्माण की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी बच्चे निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, आपका भविष्य हम बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों का एक भाई जो वर्तमान में चेन्नई में है, उसे भी हिमाचल बुलाने की व्यवस्था की जाएगी और चारों बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निशा को 10वीं के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू कर 11वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चों की जमीन पर चल रहे लोन के मामले में भी समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 94,000। चलो कोई नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और रहना खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना।
मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको जो कह रहा हूं ना वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो, और अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर सोच लो है ना, किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी वहां, है ना। तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहां कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में, बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आप कर लो, है ना, जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के अंतिम गांव तोश में सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां 2 पर्यटक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तोश गांव के पास 2 पर्यटक वाहन सड़क किनारे पार्क किए गए थे। सुबह पंजाब नंबर की एक कार को चालक ने स्टार्ट कर रखा था और वह खुद वाहन से बाहर खड़ा था। इसी दौरान कार अपने आप आगे बढ़ गई और सामने खड़ी उत्तराखंड नंबर की दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरे। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को भी अवगत कराया गया। प्रशासन ने वाहन चालकों से पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी पार्क करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश भर के सभी बूथों पर दवाइयां पहुंचा दी गई है। पल्स पोलियो के पहले चरण में आज शाम तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी, जबकि दूसरा चरण आगामी समय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश में 6,24,000 बच्चों को पोलियो पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 5,763 बूथ स्थापित किए गए हैं। यदि कोई बच्चा छूट जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर उसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि KNH अस्पताल से गायनी वार्ड को IGMC शिफ्ट किए जाने के बाद अब अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि GST लागू होने के बाद सबसे अधिक राजस्व टूरिज्म से प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। 21 दिसंबर को पूरे भारत वर्ष में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को काफ़ी अरसे से चलाया जा रहा है और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। और निश्चित रूप से जहाँ भी हमारे जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। और जो पल्स पोलियो के द्वारा जो उससे संबंधित दवाइयाँ सारे हॉस्पिटल में हमने पहुँचा दी हैं और आज शाम तक सभी जगह पल्स पोलियो के अभियान के पहले चरण के बाद नेक्स्ट एक और चरण भी इसका होता है जो आने वाले समय में। यहाँ 5 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि अभी हमारे को डायरेक्टर साहब बता रहे हैं 6 लाख बच्चों का 6 लाख बच्चों को पल्स पोलियो अभियान चलाने का अभियान शुरुआत की गई है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा बच जाता है तो उसके घर में जाकर हम इस पल्स पोलियो के अभियान की शुरुआत करते हैं। KNH के गायनी डिपार्टमेंट को हमने IGMC शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ बेड की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो चमियाना में है उसमें हम एक एडवांस इसका चाइल्ड का भी सेंटर बना रहे हैं। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट प्रपोज किया जो आने वाले समय में। देखिए, टूरिज़्म जो सेक्टर है वो जब से GST लगा है तो हमें ज़्यादा GST टूरिज़्म सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री से नहीं आता। आज से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ रही थी उसमें हम 3 रुपये यूनिट बिजली देते थे, इंडस्ट्रीज़ को देते थे। GST से पहले हमें बद्दी एरिया से ही 4,000 करोड़ रुपया आता था और जब GST लगा तो हिमाचल प्रदेश को उसका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि GST जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन अगर 75 लाख है तो कितनी चीज़ें वो खरीदेगा।
इसका जीएसटी का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बड़ी स्टेट्स को हुआ है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस नीति को बदलने की ज़रूरत थी, जिसको हमने बदला है। और हम टूरिज़्म सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि उसमें से 18% जीएसटी हमको आता है। तो निश्चित रूप से टूरिज़्म सेक्टर हिमाचल प्रदेश के हिसाब से हमें उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2400 करोड़ रुपया हम टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। 3000 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट जो हमारा है कांगड़ा का, उसकी एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रहे हैं। और 500 करोड़ रुपए की हमने लैंड एक्विजिशन कर ली है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हम तपोवन धर्मशाला में बना रहे हैं। और हेल्थ टूरिज़्म और दूसरे टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में एक नीतिगत बदलाव टूरिज़्म सेक्टर में। मनरेगा एक रोज़गार गारंटी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, वो किसी भी अवस्था में कोई भी महिला काम करना चाहती है उसके लिए 100 दिन की रोज़गार गारंटी योजना कांग्रेस की सरकार देश में लाई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी। और जब कोरोना आया तो रोज़गार के सारे अवसर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। उस समय किसी ने पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन को रोज़गार उपलब्ध करवाया, तो मनरेगा के रूप में उपलब्ध करवाया। और जो मनरेगा इन्होंने बंद किया, हिमाचल को उसका बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो मनरेगा के में जो काम करने वाले उनकी 2 साल में जो वेजेस थे वो भी 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बढ़ा दिए थे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय हम सब लोग मनरेगा को लेकर एक आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। जनता के दरबार में एक दिन हम सारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसको लेकर एक घंटे का अनशन कहीं रखने का विचार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको बता देंगे। थैंक यू बहुत। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित ओपन थिएटर में क्लैश ऑफ आर्म लीग द्वारा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदन ने किया। इस अवसर पर करण नंदन ने कहा कि ऐसे खेल आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यदि इन प्रतियोगिताओं को फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों से जोड़ा जाए तो प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था और दर्शकों ने भी कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। देखिए, आर्म रेसलिंग जो है आमतौर पे इस प्रकार की प्रतियोगिता जो है वो आयोजित नहीं की जाती है, और अगर इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम युवाओं के साथ, संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप देखेंगे युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है युवा जुड़े हैं। पार्टिसिपेंट्स भी जो है सैकड़ों की तादाद के हिसाब से आए हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो युवा मोर्चा के हमारी सनी शुक्ला जी है, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। गांधी जी है हमारे मंडी से है, इनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो ऑल ओवर जो है यहाँ पे युवाओं को लेकर एक बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। और हम तो कहते हैं कि अगर इसको आप फिट इंडिया से, खेलो इंडिया से जोड़ें और इसको एक लॉन्च पैड बनाया जाए तो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। किस प्रकार से नशे का जिस प्रकार से जो है प्रकोप पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके खिलाफ किस प्रकार से हमें ऐसी संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को दिशा देते हुए, उनको सशक्त बनाते हुए नशे के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा एक मुहिम खड़ी करनी है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा प्रेरित होता है। आप देखेंगे कि खेलो इंडिया कंसेप्ट जो है वो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसी दृढ़ निश्चय से जो है इसको नीचे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र से लेके यहाँ तक की जितनी भी विजन है उसको इन संस्थाओं के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए मैं इन आयोजकों को बधाई दूंगा। युवाओं के लिए अनेकों प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। आप देखेंगे माई गॉव प्लेटफॉर्म जो है वो भी नेशनल गवर्नमेंट ने जो है युवाओं के लिए बनाया गया है। इसको पहले युवा भारत कहते थे, जिसमें अनेकों दौड़ों का भी आयोजन किया जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होने चाहिए कि युवाओं को मौका भी मिले और कुछ करने की उमंग भी उनके अंदर आए। खेल की कोई उम्र नहीं होती, जैसे ही आप पैदा होते हैं उसी प्रकार से बच्चा जैसे पैदा होगा वो खेलना शुरू कर देता है। और अगर आप देखेंगे कितनी भी जो हमारी गेम्स हैं, आप देखेंगे चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, स्टार्टिंग जो है वो बच्चा जैसे ही पहली कक्षा में होता है वैसे ही स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना प्रारंभ कर देता है। और हमारा मानना तो ये है कि शिमला में शायद
प्रचलन कम होगा। पर अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सोलन, कांगड़ा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती है और उसी प्रकार की फैसिलिटीज़ जो है शिमला में भी डेवलप होनी चाहिए। और स्कूल्स में तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इंटर स्कूल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़। और हम जो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस से लेकर स्टेट लेवल मैचेस तक, उसमें स्कूल को अपनी टीम्स और अपने मेंबर्स को भेजना चाहिए। उससे जो है वो भागीदारी बढ़ेगी और उससे जो है प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे, मैं अभी 2-3 स्कूलों के दौरे पे गया था। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्कूल्स भी है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग के ट्रैक्स भी अवेलेबल है, टेनिस के जो है कोर्ट्स भी अवेलेबल है। और अगर मैं एक स्कूल है कांगड़ा नगरोटा में, ठीक है जी, वहाँ पर उनका स्टेडियम जो है वो साई के साथ है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑथराइजेशन है। वहाँ पे ओलंपिक गेम्स के एथलेटिक्स भी किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं और होते हैं। तो इसमें जो है वो शिमला को एक अलग से एक स्थान भी चयन करना चाहिए और साथ में इसको बढ़ाने के लिए वो फैसिलिटीज़ जो है वो बड़े अच्छे से अगर हम ग्रो करेंगे तो नो डाउट अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे वो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करके भारत के लिए खेलना चाहता है। और ये इसी प्रकार की सोच जो है वो छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हिमाचल प्रदेश का रखता है। शिमला में आयोजित आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करने की पहल की गई है। इस संबंध में हिमदर्शन से बातचीत करते हुए लॉ के छात्र और क्लैश ऑफ आर्म लीग के सक्रिय सदस्य शिवेन ठाकुर ने बताया कि यह संस्था द्वारा आयोजित शिमला में तीसरा आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट है। उन्होंने बताया कि आर्म रेसलिंग खेल पहले मुख्य रूप से पंजाब में लोकप्रिय था, लेकिन अब क्लैश ऑफ आर्म लीग संस्था इसे हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ावा दे रही है। प्रतियोगिता को सफल बनाने में शिमला के कई जिमों ने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से सहयोग किया। शिवेन ठाकुर ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में खेल, फिटनेस और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है ताकि वे नशे से दूर रहकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। मेरा नाम शिवेन ठाकुर है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ यहीं ILS हरिदेवी से। तो आज हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई है क्लैश ऑफ आर्म लीग की तरफ से। हमने क्लैश ऑफ आर्म लीग्स तरह की एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें हम सभी मेंबर्स एकजुट होकर ऐसी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं शिमला में। ये हमारा तीसरा टूर्नामेंट है और इस बारी जो टूर्नामेंट है इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि बड़े भाई डॉक्टर शनि शुक्ला जी रहे, जो कि प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे करनंदा भैया जो कि प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, और हमारे रजत गांधी जी जो कि अधिवक्ता है, और पुत्र से इंद्र सिंह गांधी जो कि बल के विधायक है। जो हमारा जो मेन मोटिव है इस टूर्नामेंट को करवाने का वो है कि एंटी ड्रग्स। जैसा कि आप देख रहे हो हिमाचल में जो भी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ चुकी है और उनको नशे से बाहर निकालने के लिए हमने ये ट्राई किया। ये हमारा तीसरा है इसमें, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। धीरे धीरे ये जो आर्म रेसलिंग खेल था ये पंजाब की तरफ ज़्यादा था, अब ये धीरे धीरे हम हिमाचल में भी ला रहे हैं। और हमारा मेन मोटिव यही है कि जैसे आपका विंटर कार्निवल लगा हुआ है, हमारे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं और हिमाचल के लिए यही है ताकि हिमाचल की थोड़ी शोभा बढ़े और यूथ थोड़ा नशे से बाहर आए। और इसके लिए हमारे को इंटेंसिटी द पावर जिम और मुसलमान न्यूट्रिशन ने स्पॉन्सर कर रखा है, जो कि हमें पूरा सहयोग करते हैं और मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। एम्स बिलासपुर में कैंसर मरीजों के इलाज को और अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्थान ने अत्याधुनिक सरफेस गाइडेड रेडिएशन सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस तकनीक के आने से रेडिएशन थेरेपी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार SGRT सिस्टम की अनुमानित लागत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच है। इस मशीन के स्थापित होने के बाद एम्स बिलासपुर देश के उन चुनिंदा संस्थानों में शामिल हो जाएगा जहां रेडिएशन थेरेपी की यह आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। टेंडर के तहत एक यूनिट की खरीद की जाएगी जिसमें मशीन की आपूर्ति के साथ साथ उसकी स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और रेडिएशन मशीन से इंटीग्रेशन भी शामिल है। सरफेस गाइडेड रेडिएशन सिस्टम मरीज के शरीर की बाहरी सतह को स्कैन कर उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखता है। इलाज के दौरान यदि मरीज सांस लेने, खांसने या हल्की सी हरकत के कारण तय पोजीशन से हिलता है तो यह सिस्टम अपने आप रेडिएशन मशीन को रोक देता है। सही स्थिति आने पर ही रेडिएशन दोबारा शुरू होता है।
खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया बिना अतिरिक्त एक्सरे या रेडिएशन के होती है, जिससे स्वस्थ अंग सुरक्षित रहते हैं। SGRT सिस्टम से रेडिएशन केवल ट्यूमर पर केंद्रित रहता है, जिससे गलत रेडिएशन की आशंका लगभग समाप्त हो जाती है। इससे इलाज की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, उपचार कम समय में पूरा होता है और मरीज को बार बार पोजीशन ठीक कराने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इस नई तकनीक के साथ एम्स बिलासपुर में कैंसर उपचार को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनता की नहीं बल्कि मित्रों की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कर्मचारियों, पेंशनरों की समस्याओं और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से जूझ रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाने में व्यस्त है। सुधीर शर्मा ने कहा कि आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी हालिया पत्र यह दर्शाता है कि जन स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष मंत्रालय का मूल उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, न कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर मित्रों और चहेतों के लिए खेल आयोजन करवाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष चिकित्सकों, फार्मासिस्टों और कर्मचारियों की कई गंभीर समस्याएं लंबित है, जिनमें संसाधनों की कमी, स्टाफ की भारी कमी, बकाया भुगतान और बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति शामिल है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। सुधीर शर्मा ने चेतावनी दी कि भाजपा इस मामले को गंभीरता से उठाएगी और आयुष मंत्रालय के दुरुपयोग तथा सरकारी पदों के निजी इस्तेमाल पर कांग्रेस सरकार से जवाबदेही तय कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये देखा गया है कि जो व्यवसायी हैं, जिनका अपना कोई काम है जिसमें वो अपनी रोजी रोटी तो कमा ही रहे हैं, लेकिन साथ में प्रदेश के बेरोजगारों को भी रोजगार दे रहे हैं, उनसे कार्निवल के नाम पे, या फिर आज एक पत्र निकल करके आया है कि आयुष विभाग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने जा रहा है, और क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो उसके नाम पर जितने भी आयुष विभाग के दवाइयों के निर्माता हैं वो उसके लिए फंडिंग करें, स्पॉन्सरशिप करें। अभी आयुष का क्रिकेट के साथ संबंध कब से हो गया ये तो मुझे पता नहीं है। अगर आपने आयुष विभाग से ऐसा कोई कार्यक्रम करवाना ही था तो देश के जो प्राचीन पारंपरिक खेल हैं, स्पर्धाएं हैं, उनको बढ़ावा देते। और इस प्रकार से अब तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार के पास काम ही कोई नहीं रह गया। कभी जश्न मना लो, कार्निवल करा लो, टूर्नामेंट करा लो, रोजगार मत देना किसी को भी। और इस प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा काम मत करना कि यहाँ पर कोई निवेश आए। पर्यटन के नाम पर कांगड़ा को बोल दिया कि पर्यटन की राजधानी होगी, लेकिन यहाँ पर्यटन के नाम से कोई काम मत करना। यहाँ पर जश्न मनाओ, कार्निवल मनाओ, टूर्नामेंट चलाओ। ये सरकार जो है वर्तमान में ऐसी परिस्थितियाँ प्रदेश में इन्होंने पैदा कर दी हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार काम नहीं कर रही है, प्रदेश में माफिया राज कर रहा है।